दोस्तों आज बात करेंगे बॉलीवुड में गद्दारी की। कौन है बॉलीवुड में गद्दार, कौन है बॉलीवुड में ट्रेटर। आपको यह भी बताएंगे कि हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, आज क्यों हमें जरूरत महसूस हुई कि हम बॉलीवुड के गद्दारों की बात करें। हाल ही में छावा के निर्देशक लक्ष्मण उत्तेकर ने बॉलीवुड के फिल्मकारों की बड़ी कड़ी आलोचना की है, हम इस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे जब अक्षय कुमार ने कहा था कि मेरी फिल्म फ्लॉप होने का जश्न मनाया जाता है, खुद अक्षय कुमार कह चुके हैं। संजय दत्त ने भी हालिया उनकी जो फिल्म भूतनी आई थी उसकी रिलीज से पहले कहा था कि इंडस्ट्री अब बदल गई है, और इस बात को कहा जाने लगा है बड़ा खुलकर कि फ्लॉप फिल्म्स का भी जश्न मनाता है बॉलीवुड। तो दोस्तों हम सारे मुद्दों पर बात करने वाले हैं। मैं एक बार फिर से सारे मुद्दे आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसके बाद हम बातचीत को शुरू करेंगे। पहली बात तो यह कि छावा के निर्देशक लक्ष्मण उत्तेकर ने आखिर क्यों बॉलीवुड के फिल्मकारों की कड़ी आलोचना की है। अक्षय कुमार ने क्यों कहा कि मेरी फिल्म फ्लॉप होने पर जश्न मनाया जाता है। संजय दत्त ने क्यों कहा भूतनी की रिलीज से पहले कि इंडस्ट्री अब बदल गई है, और क्यों फ्लॉप फिल्मों का जश्न बॉलीवुड मनाता है। ये सारी बातें रवि जी के साथ हम करेंगे। रवि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। शुक्रिया उज्जवल जी, आपका भी स्वागत इस बातचीत में। दोस्तों हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने नाम के साथ शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें पता लगता रहे कि हम किन किन शहरों तक पहुंच रहे हैं। और अब मैं बातचीत शुरू कर रहा हूं। पहले रवि जी, अभी लाइव शुरू होने से पहले आप मुझे बता रहे थे डिटेल में कि लक्ष्मण उत्तेकर ने क्या क्या कहा है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप दर्शकों को बताएं और फिर हम उस पर बात करते हैं कि लक्ष्मण उत्तेकर को यह सब कहने की जरूरत थी, नहीं थी, क्यों कहा, क्यों उकसा रहे हैं वो लोगों को, या कुछ है जो वो कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, लक्ष्मण उत्तेकर वैसे तो मतलब लोग पहले से जानते थे, छावा के पहले से। लेकिन छावा ने उनको जो है एक बहुत बड़ी सक्सेस दी है पर्सनली भी, और 800 करोड़ रुपए कमाया इस फिल्म ने, तो निश्चित रूप से उनका नाम जो है एक अलग ही ब्रैकेट में आ गया है। अब तमाम लोग जान गए कि लक्ष्मण उत्तेकर भी एक डायरेक्टर हैं। उन्होंने कैरियर अपना जो है वो बतौर कैमरामैन सिनेमेटोग्राफर शुरू किया था। कई अच्छी फिल्में उनके कैमरे में कैद हुई हैं। उसके बाद जो है वो फिल्म मेकिंग में आ गए। तो लेकिन जिस तरह से छावा हिट हुई है, उसके बाद उन्होंने जो एक ताजा इंटरव्यू दिया, उसके कुछ हिस्से मैं आपको पढ़ देता हूँ। उन्होंने खास तौर पे अनुराग कश्यप पे निशाना साधा है, और साथ ही उन डायरेक्टर्स पर जिनकी फिल्में नहीं चलने पर वो कहते हैं कि भाई दर्शकों की सेंसिबिलिटी नहीं है हमारी फिल्मों को समझने की। तो लक्ष्मण ने उनको क्रिटिसाइज किया और कहा है सबसे पहले कि भाई आपकी सेंसिबिलिटीज नहीं है फिल्म बनाने की। उनका कहना है कि आप दर्शकों के लिए फिल्म बना पाए। और जो लोग ये कहते हैं डायरेक्टर की भाई दर्शक सेंसिबल नहीं रह गए हैं, उनकी फिल्म समझने लायक, तो उनका भाई किसने कहा आपको फिल्म बनाओ। उन्होंने कहा आपके पास कहानी है तो आप किताब लिख दो, उपन्यास लिख दो, और किताब छपवा लो। फिल्म नहीं बनाओगे तो कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा। और उन्होंने कहा कि भाई जो लोग ये सोचते हैं कि सिनेमा से हम क्रांति कर देंगे, सरकार को पलट देंगे अपनी फिल्म से, तो उन्होंने कहा कि भाई ये सब सोचना बंद कीजिए और ज्ञान मत दीजिए, आप सिंपली दर्शकों को एंटरटेन कीजिए। तो ये बात तो उन्होंने ओवरऑल इन जनरल कही। लेकिन अनुराग कश्यप के बारे में उन्होंने बहुत ही तीखा हमला किया अनुराग पर। और क्योंकि अनुराग कश्यप जैसे पिछले साल से ही था कि भाई मैं इंडस्ट्री बॉलीवुड छोड़कर जा रहा हूँ, वो साउथ में शिफ्ट हो गए हैं, और कई बार वो इस बात को बोल भी चुके हैं कि बॉलीवुड में क्रिएटिविटी खत्म हो गई है, सिनेमा खत्म हो गया है, सिनेमा मर गया है। तो इसको लेकर लक्ष्मण ने कहा कि भाई चले जाओ छोड़कर। उन्होंने कहा चले जाओ छोड़कर, बेशक चले जाओ, जिसको नहीं रहना है चले जाओ, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। सी ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यू हैव टू बी मेंटली एंड क्रिएटिवली हैप्पी, देन ओनली वी कैन मेक अ ग्रेट। अगर आपका मन नहीं है यहाँ रहने का तो आप ग्रेट फिल्म कैसे बनाओगे, आप चले जाओ, इससे अच्छा। तो अनुराग कश्यप को उन्होंने सीधे सीधे कह दे भाई कौन रोक रहा है, आप चले जाओ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई जो अनुराग ने कहा कि ऑडियंस की सेंसिबिलिटी पर सवाल उठाएं, तो फिर उन्होंने अनुराग को जवाब दिया है कि वो गलत बोल रहे हैं जब वो कहते हैं कि ऑडियंस को सेंसिबिलिटीज नहीं है उनकी फिल्म एक्सेप्ट करने की, बल्कि उनकी सेंसिबिलिटी नहीं है ऑडियंस का टेस्ट एक्सेप्ट करने की। आज 700-800 करोड़ तक बिजनेस कर रही हैं फिल्म्स। हाउ कैन यू से सिनेमा इज डाइंग। आप कलेक्शन तो देखो, बाहुबली का, आरआरआर का, पुष्पा का 1200 करोड़ तक कलेक्शन किया है, या फिर छावा का 800 करोड़ का कलेक्शन है। सेंसिबिलिटी आपकी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि आप वहीं पर अटके हुए हो। अब इस तरह से उन्होंने एक तरह कही कि एकदम खरी खोटी सुना दी।
अनुराग कश्यप को, और उन सारे लोगों को जिनकी फिल्में आज के दौर में नहीं चल रही है। आज की तारीख में तो गिनती पर मतलब उंगलियों पर गिन लें इतनी ही फिल्में चल रही हैं, और उंगलियों पर गिनने लायक ही नाम है जिनकी फिल्में लोग पसंद कर रहे हैं। ऐसे में जब लक्ष्मण उतेकर ये सारी बातें बोल रहे हैं तो इन पर गौर करने की जरूरत है, हम इस पर बात करेंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि इस इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग एक दूसरे से जेलस हैं। देखिए, एक जो बात राम गोपाल वर्मा ने भी कही थी, आपने अभी हम बात कर रहे थे, आपने उसका जिक्र किया था कि इस इंडस्ट्री में फ्लॉप फिल्म्स का भी जश्न मनाया जाता है। जाहिर है जिसकी फिल्म फ्लॉप होती है वो तो रोता है, लेकिन उसका जो राइवल होता है, जो वो नीचे जाते हुए देखना चाहता है, वो उसका जश्न मनाता है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में वैसा एका तो नहीं है। क्योंकि जैसे संजय दत्त ने भी कहा था कि भूतनी की रिलीज के समय इंडस्ट्री अब बदल गई है, पता नहीं उनके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा या शायद उन्होंने पहली बार नोटिस किया होगा, लेकिन ये तो हमेशा से होता आया है कि जो राइवल की फिल्म जब फ्लॉप होती है तो उसका जश्न मनाया जाता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री में गणित है वो कैसे काम करता है, हम उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, जब भी कोई पिक्चर रिलीज होती है तो एक फाइट होती है। फाइट ये कि किसको मिलेगा लॉन्ग वीकेंड, किसका कब्जा होगा लॉन्ग वीकेंड पर। और जब मैं लॉन्ग वीकेंड की बात कर रहा हूं तो जिसमें ज्यादा लोगों की छुट्टियां होंगी, जिसमें ज्यादा दर्शक आ सकते हैं, यानी फिल्म रिलीज करने के लिए एक रेस होती है फिल्म मेकर्स के बीच में। और ऐसे कई उदाहरण हैं जब दो फिल्म मेकर्स ने एक दूसरे से बात करके अपनी रिलीज आगे या पीछे करवाई है कि यार तेरी पिक्चर को नुकसान होगा कि मेरी पिक्चर को नुकसान होगा। तो ये बात तो वहीं पर साबित हो जाती है कि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर लोग सब मिलकर फिल्म बनाएं और मिलकर रिलीज करें। ऑब्वियसली जब रिलीज का मामला आता है तो हर फिल्मकार ये चाहता है कि मेरी पिक्चर थिएटर में लगी हो और बाकियों की ना लगी। बड़े बड़े स्टार्स तो ये भी करते हैं, जब रीजनल फिल्म अगर उनके साथ आ रही है तो उसे अर्ली मॉर्निंग शो दे दो या उसे लेट नाइट दे दो, लेकिन जो प्राइम टाइम वाले शो है वो हमको दो। तो ऐसी एक मारकाट मचा करती है इंडस्ट्री में। तो इससे बात तो साफ हो जाती है कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई भाईचारा नहीं है कि भाई तूने फिल्म बनाई है तो बढ़िया लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, तू कर ले मैं घर बैठ जाता हूँ। तो यहाँ पर वो बात तो खत्म हो गई कि इंडस्ट्री में एका है। जाहिर है जब माल बिकने के लिए जाएगा, पिक्चर जब रिलीज होगी तो उसके लिए तो मारामारी होने ही वाली है। तो ये समझ लेना कि इंडस्ट्री में एका है वो तो नहीं है। अब ऐसे में इंतजार इस बात का होता है कि भाई किसको लॉन्ग वीकेंड मिले, किसको ज्यादा थिएटर मिले, किसको ज्यादा स्क्रीन मिले, और इसके लिए आपस में फाइट भी हर तरह से होती है, हर लेवल पर होती है। तो अब हम आ जाते हैं लक्ष्मण उतेकर की बात पर। तो लक्ष्मण उतेकर की फिल्म हाल ही में हिट हुई है और उनको ऐसा लग रहा है उनकी मूछें ऊपर है और उन्होंने तो जग जीत लिया और अब वो जितनी फिल्में बनाएंगे वो सब हिट हो जाएंगी। लेकिन वो ये सोच को रखते समय ये भूल जाते हैं कि उनको हिट बनाने वाली जनता है। जनता जो देश की नब्ज है इस समय उन्होंने समझी, वो समझकर सिनेमा बनाया। जिस तरह की वाइब चल रही देश में उसी तरीके का सिनेमा आया, और जिस वक्त उनकी पिक्चर रिलीज हुई है उस वक्त वाकई कब्रें खोदी जा रही थी, लोगों की खुदाइयां चल रही थी देश भर में, जमीन के नीचे क्या निकल रहा है। और लोगों ने इनकी पिक्चर देखने के बाद औरंगजेब की कब्र खोदने की भी कोशिश की। मतलब मैनर्स में कहूंगा, लिटरली भी और उस तरीके से। अगर जो लक्ष्मण उतेकर का सिनेमा था, मैं ये नहीं कह रहा कि लक्ष्मण उतेकर का सिनेमा जो था छावा वो उन्होंने कोई खराब फिल्म बनाई थी, उन्होंने फिल्म अच्छी बनाई थी, लेकिन एट द सेम टाइम वो सही समय पे भी रिलीज हुई। तो वाइब ऑफ द नेशन से उसकी फिल्म मैच करके गई। अब उन्हें लगता है कि भाई अब तो मैं ही मैं हूँ, अनुराग कश्यप भी जा रहे हैं तो उनको भी भगाओ, लोगों की फिल्में नहीं चल रही तो उनको सुनाओ क्योंकि मेरी चल गई है। अब मैं क्लास में फर्स्ट आ गया हूं तो मैं सबको डांटूंगा, तुम में से किसी को पढ़ना नहीं आता, देखो मैं ही सबसे अच्छा पढ़ता हूं, जो छोटे बच्चे आमतौर पर करते हैं। तो उनका डायलॉग मुझे कुछ इस तरह का लग रहा है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो वही क्लास में फर्स्ट आने वाले बच्चे की मेंटेलिटी है। वो जो है समझदारी नहीं कही जाएगी। देखिए, आपकी फिल्म चल गई है वो एक अलग बात है। आपने जो लुका छिपी जैसी फिल्म बना दी, एक पॉपुलर फिल्म थी, कार्तिक आर्यन जैसा हीरो था, चल गई वो अलग मामला है। मिमी आपने बनाई, तारीफ हो गई, तो वो आपकी फिल्म नहीं है, वो आपने मराठी से रीमेक बनाई है, आपकी फिल्म नहीं है वो, आपने उसका उल्टा किया है, अनुवाद किया है। तो एक फिल्म चल जाने से आप ये कहिए कि भाई अब तो मैं ही ज्ञानी, वो जो कह रहे हैं दूसरों को ज्ञान बांटना बंद करना चाहिए, मुझे लग रहा है वो यहाँ पर ज्ञान बांटने की मुद्रा में है। अब जैसे उन्होंने कहा कि भाई सिनेमा तो नहीं बिल्कुल सब कुछ हरा भरा है, RRR चल गई, बाहुबली चल गई, 1200 करोड़ रुपए कमा रही, मेरी फिल्म ने 800 करोड़ कमा लिया,
इसका मतलब है कि सब कुछ अच्छा है। बॉलीवुड और बॉक्स ऑफिस आज की तारीख में कोई हरा भरा मैदान नहीं है लहलहाता हुआ। जी 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 जी। इसकी कल्पना आप इस तरह से करें, लक्ष्मण उतेकर इस बात को समझें कि एक बड़ा खूबसूरत बगीचा है जिसमें गुलाब के जो है 100 भांति भांति के रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं, मतलब गुलाब के पौधे लगे हुए हैं, लेकिन उसमें से 4 पौधे ही बचे रहते हैं और बाकी 96 सूख के जो है कचरा हो चुके हैं। पर क्योंकि 4 हरे भरे हैं तो क्या आप कहेंगे नहीं नहीं ये बाग तो बड़ा खिला हुआ है, हरा भरा है, बड़ा सुंदर है? जी नहीं, वो 96 का हाल आप देखिए। आपके 4 पौधे अगर लकदक हैं अगर उन गुलाब के फूलों से, तो इसका ये मतलब नहीं कि बगीचा जो है लहलहा रहा है। लक्ष्मण उतेकर जो है वो सिर्फ अपने आप को मतलब केंद्र में रखकर देख रहे हैं, और उन्होंने जो फिल्म बनाई, अब हम उसकी मीमांसा और विवेचना काफी कर चुके हैं, तो अगर दर्शक चाहें तो पहले देख सकते हैं पुराने वीडियोस को हमारे उठा के। लेकिन जैसा आपने कहा कि उस फिल्म ने क्या किया इस समाज में, आप ये देखिए उनकी फिल्म ने समाज में क्या किया, और यही लक्ष्मण उतेकर हैं जिन्होंने माफी भी मांगी। ये भूल रहे हैं उस बात को, इनको फिल्म बनाने के बाद माफी भी मांगनी पड़ी। मतलब क्या होता है ना, अच्छा अच्छा रख लेंगे हम सारा और बाकी जो है साइड में छुपा देंगे, उसको कारपेट के नीचे धकेल देंगे, ऐसा नहीं होता। आपको अगर बड़ा बनना है तो आपको पिक्चर को भी बड़ा बनाकर ही देखना होगा और रखना होगा। आपको क्या लगता है कि जैसा सिनेमा आप बनाते हैं या आप अकेले डायरेक्टर हैं उससे बॉलीवुड हो जाएगा? क्या आप अकेले बॉलीवुड हैं? करण जौहर और आदित्य चोपड़ा भी ये नहीं कर पाए हैं तमाम कोशिशों के बावजूद। तो इस तरह से अपने सहकर्मियों को, सहयोगियों को या आपके कंटेम्प्ररी हैं उनको क्रिटिसाइज करना, उनको नीचा दिखाना, ये बहुत गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई पुरानी खुंदक है ऐसा हो सकता है, क्योंकि हाँ अनुराग कश्यप जो है वो सीनियर डायरेक्टर हैं, और ठीक है सबका दौर आता है, जरूरी नहीं कि मतलब जो आज नीचे है वो कभी ऊपर नहीं आएगा, या जो ऊपर था वो आज नीचे गिर गया तो शायद कल उसके हालात नहीं बदलेंगे। और अगर नहीं भी बदलेंगे मान लीजिए कल, तो आप उसके कंट्रीब्यूशन को नकार नहीं सकते हैं कि भाई तुम तो चले जाओ। फिर आपका ये कहना है कि नहीं नहीं मतलब ये सोच कि सिनेमा से या आर्ट से या किसी भी साहित्य की विधा से या किसी भी अन्य विधा से आप क्यों मतलब ये सोचते हैं कि हम सत्ता पलट देंगे, सरकार को गिरा देंगे? ये सारी चीजें आई कहां से? ये तो किसी ने नहीं कहा, ये खुद अपने मन से कह रहे हैं। लेकिन मैं एक सिनेमा का जिक्र करता हूं क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया। मैंने अभी पिछले हफ्ते एक ईरानी फिल्म देखी जिसका नाम था द सीड ऑफ द सेक्रेड फिग। ये ईरानी फिल्म है और इसके डायरेक्टर है मोहम्मद रसोलोफ जी। इस फिल्म को बनाने के लिए इनको ईरान में सजा हुई, कैद की और कोड़े मारने की। ये और इनकी टीम किसी तरह वहां से भागे जान बचाकर। ये फिल्म इंटरनेशनली बहुत एक्लेम हुई, बहुत खूबसूरत फिल्म है। ईरान में जिस तरह की तानाशाही है, जिस तरह से वहां लोगों को दबा कर रखा जाता है और वहां पर जो बुरके मतलब महिलाओं के लिए बुरका जो है वो अनिवार्य किया गया, और उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं जिसमें छात्र आंदोलित हो गए, कैसे वो सरकार से टकराई, उस पूरे मामले पर ये फिल्म, और ये बहुत खूबसूरत फिल्म है। सिनेमा का काम है ये करना भाई, कि लोगों को सच बताए, लोगों को जगाए, एंटरटेन करना है, बिल्कुल उससे इनकार नहीं है। वो जो विद्या बालन ने कहा था एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, ये फिल्म भी बात करते हुए एंटरटेन करती है। और लक्ष्मण उतेकर खुद बताएं कि उनकी जो फिल्म है छावा, क्या वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है? क्या वो सिर्फ एंटरटेन करती है? वो अपने पीछे बहुत कुछ कहती है। तो दूसरे के सिनेमा को खारिज कर देना, दूसरे को खारिज कर देना, कहना कि नहीं नहीं हम जान रहे हैं वही सच है, आप जो सिनेमा बनाते हैं वो गलत है, उसकी हमें जरूरत नहीं। हमें हर तरह के सिनेमा की जरूरत है। तो वो जो ज्ञान की मुद्रा में आ गए और उन्होंने जिस तरह से अनुराग कश्यप से कहा कि भाई तुम तो भाग जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, और जिस तरह से वो फिर बाकी बातें भी कह रहे हैं, तो बता रहे हैं कि आप बॉलीवुड के गद्दार हो, एक तरीका यही हुआ उनके कहने का, उसकी टोन यही झलकती है। तो थोड़ा सोचना चाहिए आप किस तरह की बातें कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं। अनुराग कश्यप कोई छोटे मोटे से मेकर नहीं है। ये ठीक है कि वो अपना रिदम जो है खो चुके हैं, वो उस तरह की फिल्में नहीं बना पाए जिसको कि आज दर्शक देखना पसंद कर रहे हैं।
पूरी बातों से सहमत नहीं हुआ जा सकता। बिल्कुल, मतलब ये वही है जैसा मैंने कहा कि क्लास में फर्स्ट आ गया हूं तो अब मैं ज्ञान बांटूंगा, बिल्कुल जब तक कि मेरा अगला रिजल्ट आउट नहीं होता। अगला रिजल्ट आउट होने में होता, लक्ष्मण उत्तेकर ये मानकर ना चलें कि उनकी हर फिल्म हिट ही होने वाली है। जनता जो है कई बार नकार भी देती है। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे करण जौहर के बारे में, जिनका एक शो आ रहा है ट्रेटर्स, और जी। इसको प्रमोट करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो गद्दारों से घिरा रहा हूं। तो करण जौहर जब ये कहते हैं कि गद्दारों से घिरे रहे हैं, तो मैं अगर करण जौहर के बारे में सोचता हूं तो पहला चेहरा मेरे दिमाग में आता है शाहरुख खान। तो क्या वो शाहरुख खान से घिरे रहे हैं, मतलब वो शाहरुख खान को गद्दार कह रहे हैं, या वो मनीष मल्होत्रा को गद्दार कह रहे हैं, या फराह खान को गद्दार कह रहे हैं, या आदित्य चोपड़ा को गद्दार कह रहे हैं? और वैसे तो पूरी फिल्मी फैमिलीज से घिरे रहते हैं। उनका ये मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री का हर बच्चा उनका अपना बच्चा है, और ये उनकी एक, उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी उठाई हुई है कि मैं सारे नेपो किड्स को लॉन्च करूंगा। सारे नेपो किड्स को लॉन्च करने वाला एक ऐसा फिल्मकार जो इंडस्ट्री को अपना घर कहता है और बड़े बड़े लोगों से हमेशा घिरा रहता है, वो ये कह रहा है कि मैं तो गद्दारों से घिरा रहा हूं। अब ये गद्दार कौन है? क्या कंगना रनौत है, क्या करीना कपूर है, क्या गौरी खान है, दीपिका पादुकोण है, या उनकी जो सूंघने वाली पार्टी हुई थी उसमें जो चेहरे देख रहे थे विकी कौशल, अर्जुन कपूर वगैरह? क्या वो किधर इशारा है? क्योंकि हमने तो करण जौहर को हमेशा इन्हीं लोगों से घिरे देखा है, और आज अचानक करण जौहर ये कह रहे हैं कि मैं तो गद्दारों से घिरा रहता हूं। अब ये एक डायलॉग भर था जो उन्होंने ट्रेटर्स को प्रमोट करने के लिए बोल दिया, ऐसा हम नहीं मान सकते, क्योंकि वो प्रमोट करने के लिए और भी कुछ कह सकते थे, और अपनी रियल लाइफ को बीच में क्यों लेकर आए एक शो के लिए? तो तमाम चीजें हैं जिस पर समझने की जरूरत है। आप इसको कैसे देखते हैं रवि जी? बिल्कुल, जैसा आपने कहा ना कि ये शो को प्रमोट करने के लिए अपनी रियल लाइफ को ले आए हैं बीच में। हाँ हाँ दरअसल यही बॉलीवुड का असली चेहरा है। वो हाँ, किसी भी तरह से अपने आप को बेचना चाहता है, बस लोग बस खरीद लें मुझे। हाँ मैं बाजार में खड़ा हूं, मेरे हर रूप को, मेरे हर रंग को, मेरे हर अंदाज को, मैं चाहे कपड़े पहना रहूं, चाहे सारे कपड़े उतार दूं, खरीद लें दर्शक मुझे। तो ये मौका परस्ती है। बॉलीवुड का जो दूसरा नाम है वो मौका परस्ती। आप मौका देखकर चौका मारते हैं। जिन हाँ, लोगों के नाम आपने लिए हैं, जब तक उनके साथ ठीक था, या हो सकता आज भी ठीक हो, कल लेकिन अगर उनके पास कोई बड़ा आ जाएगा, इससे मतलब जो उनको ज्यादा सगा लगने लगेगा, वो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो पूरे बॉलीवुड की कहानी यही है। और ये आज की बात नहीं है, ये बॉलीवुड का इतिहास है। जिस तरह की चमक दमक है, जिस तरह का ग्लैमर है, जिस तरह से यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व रहता है, तो कोई किसी का सगा नहीं है। लेकिन हाँ, जब करण जौहर ये कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने बॉलीवुड में वो जगह ले ली है, वो मुकाम हासिल कर लिया है कि जहां मैक्सिमम लोग उनसे या तो जुड़े हुए हैं, जो ए लिस्टर्स हैं, या जुड़ना चाहते हैं ए लिस्टर बनने के लिए। करण जौहर ने अपने आप को उस जगह पर खड़ा कर लिया, स्थापित कर लिया है कि अगर आप उनसे एसोसिएट हो गए हैं, मतलब आप एक अलग ब्रैकेट में पहुंच गए। एक एलिट क्लास है बॉलीवुड का। अब भले ही उनको वहां पर किसी ने अपना लीडर माना है या नहीं माना है, लेकिन जिस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, सबकी मतलब कठपुतली के जैसे धागे होते हैं, डोर होती है, किसी एक के हाथ में होती है जो नचाता है। कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को ऐसे एस्टेब्लिश किया कि देखो मैं ही नचाता हूं, भले ही दोस्ताना ढंग से नचाते हो वो। तो वो फेवर करते हैं, वाइब्स का शो बना देते हैं, तो उनको थोड़ा सा वो कर देते हैं कि चलो ठीक है मैं शो बना देता हूँ, लोगों के बच्चों को लॉन्च कर देते हैं। फिर उनके जो हीरो हीरोइन है उनके, या जो वो फैमिली है, फिल्म फैमिलीज, उनके रिश्तेदारों के भी बच्चों को लॉन्च कर देते हैं। किसी को पर्दे पर लाते हैं, किसी को पर्दे के पीछे मौका दे देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद ये शिकायत भी है उन्हें हाँ, कि भाई मैं तो गद्दारों से घिरा रहा हूं। उन्होंने कहा कि वी आर ऑल इन एन इंडस्ट्री वेयर ट्रस्ट इज रेयर एंड धोखा इज एवरीवेयर। तो करण जौहर को ये भी बताना चाहिए। वैसे कहीं ना कहीं उनका दर्द तो है, मुझे ये बात समझ में आती, क्योंकि जिस तरह से उनको अपनी फिल्मों में घाटा हुआ है, नेपो किड्स को लॉन्च कर करके, नेपो किड्स के साथ फिल्में बना बना के, और उनकी कंपनी बिकने की जब नौबत आ गई, तो कोई उनके साथ खड़ा तो नजर नहीं आया। आखिरकार उन्हें जो है अपनी कंपनी बेच ही देनी पड़ी, बाहर जाकर बेचना पड़ा। आधा आधा हिस्सा उसका बेच ये ही वही देना। बात है, ये वही बात है जिसका हाँ, जिक्र हमने किया कि जब पिक्चर रिलीज होती है तो कोई किसी का सगा नहीं होता है, फिर अपनी पिक्चर हाँ, रिलीज करनी है। यहाँ पर बिल्कुल एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मुझे करण जौहर बॉलीवुड वाइब्स के साथ भी घिरे हुए दिखाई देते हैं। तो क्या बिल्कुल। वो
बॉलीवुड वाइब्स के बारे में ये कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं, वो ट्रेटर्स हैं, क्योंकि जब घिरे शब्द आता है कि मैं ट्रेटर्स से घिरा हुआ हूं, तो हमें हर वो चेहरा याद आ रहा है जो करण जौहर के आसपास दिखता है। उन्होंने कहा कि हमारे मेरी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं हमेशा। मतलब अभी तो वो खुद हमें मतलब मजबूर कर रहे हैं नाम लेने पर, वो सारे नाम हमें खुद मजबूर कर रहे हैं लेने के लिए। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये हकीकत है। अब मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी एक आत्मकथा तो लिखी है एक जर्नलिस्ट के साथ मिलकर। मुझे लगता है उसको उनको सेकंड पार्ट लिखना चाहिए, जहां ये गद्दारी वाला मामला है, जहां उनकी जो है कंपनी जो आधी बिक गई, क्या क्या उन्होंने फेस किया, किस किस से उन्होंने मदद मांगी होगी, किस किस से उन्होंने उम्मीद लगा रखी होगी, किन किन को उन्होंने लॉन्च किया, और उसके बाद लोगों ने उससे जो उन्होंने कहा था कि भाई अब यही लोग मुझसे करोड़ों रुपए मांगते हैं, जिनकी 5 करोड़ की ओपनिंग नहीं है वो कई करोड़ रुपए मांगते हैं। मुझे लगता है उनको इन सब चीजों का अब ना खुलासा कर देना चाहिए सेकंड पार्ट में। वो बचपना और वो सारा तो लिख दिया कि जब तक मैं बना, जब तक फिल्म इंडस्ट्री में मैंने एक जगह बनाई, उसके बाद का जो हिस्सा है जहां असली खेल शुरू हुआ, जो असली मैदान है सिनेमा का, जहां ये धोखे होते हैं, जहां दोस्ती की आड़ में पीठ में छुरे भोंके जाते हैं, जहां उन्होंने ये तय किया कि अब मैं जो है नेपोटिज्म का झंडा बरदार बनूंगा। भाई क्यों बनूंगा, इसके पीछे भी कोई सोच होगी। उनको चीजों को एक्सप्लेन करना चाहिए। मुझे लगता है उनके लिए दूसरी किताब लिखने का समय आ गया है। नहीं, मुझे ये लग रहा है कि अगर वो ये सब लिखेंगे तो इस बार ज्यादा कॉपीज बिकेंगी। हाँ हाँ, और उसमें फिल्म बनाने की गुंजाइश भी बहुत होगी। वो खुद अपने प्रोडक्शन हाउस में बना सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं, वेब सीरीज बना सकते हैं। तो कहने की जरूरत नहीं, उनके अपने पास बहुत सारा मसाला है अपनी जिंदगी में, और जितना उन्होंने देखा मुझे नहीं लगता कि किसी और ने देखा होगा करीब से और महसूस किया होगा। तो न केवल उनकी पर्सनल लाइफ, भाई पहला पार्ट तो था, वहां बहुत सारी उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर जिज्ञासाएं थी, अब उसमें किसी को दिलचस्पी नहीं। लेकिन अब ये जो दूसरा हिस्सा शुरू हुआ है, जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बहुत सारे राज हैं, जिसमें मुझे लगता है उनको खोलना चाहिए अब, और न केवल किताब लिखनी चाहिए बल्कि फिल्में बनानी चाहिए, वेब सीरीज बनानी चाहिए। देखिए, बॉलीवुड की हम बात कर ही रहे हैं। कुछ समय पहले संजय दत्त ने भी कहा था कि इंडस्ट्री अब बदल गई है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि इंडस्ट्री कब बदली है। मतलब ये उन्हें पहली बार लगा है क्योंकि भूतनी रिलीज हो रही थी, उनकी फिल्म को प्रमोट नहीं किया गया, उनकी फिल्म को थिएटर्स भी नहीं मिले क्योंकि उसी समय रेड 2 आ रही थी अजय देवगन की, ये बात थी। या फिर हम पुराने रामगोपाल वर्मा के पुराने उस इंटरव्यू का जिक्र करें जिसमें उन्होंने कहा कि फ्लॉप फिल्म्स का भी जश्न मनाता है बॉलीवुड। या फिर हम अक्षय कुमार के उस स्टेटमेंट पर जाएं जो उन्होंने अभी 3-1 महीने पहले स्टेटमेंट दिया है, 3 महीने पहले, कि मेरी फिल्म फ्लॉप होने का जश्न मनाया जाता है। ये अक्षय कुमार कह रहे हैं। तो देखिए अब लाइन में कितने सारे लोग हैं। अक्षय कुमार भी वही कह रहे हैं जो संजय दत्त कह रहे हैं, वही करण जौहर कह रहे हैं, वही रामगोपाल वर्मा कह चुके हैं। और कुल मिलाकर हमने भी अपने इंडस्ट्री के अनुभव में ये देखा है कि जब पिक्चर रिलीज पर आती है तो कोई किसी का दोस्त नहीं होता, हर कोई चाहता है कि मुझे सबसे ज्यादा स्क्रीन और थिएटर्स लगे। तो अब यहाँ पर जो मामला है कि बॉलीवुड में गद्दार कौन है, तो एक तरफ इशारा ये भी है कि ये लोग एक दूसरे पर गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब के सब हमारे देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं क्योंकि उनको एक अच्छा सिनेमा ये नहीं दे रहे हैं। ये आपस में इतना उलझे हुए हैं, ना तो कोई अच्छी कहानी का जिक्र करता है, ना कोई अच्छे इनोवेशन का जिक्र करता है, ना कोई नयापन लेकर आता है, बल्कि आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। लेकिन असल बात यह कि इनमें से कोई भी अच्छी फिल्म बनाने के लिए डिवोटेड नहीं है। आप अगर संजय दत्त की बात कर लें, भूतनी जैसी फिल्म जब उन्होंने बनाई और उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब इंडस्ट्री बदल गई। हाँ, या फिर एक तरफ आपके करण जौहर हैं जो अपने शो को प्रमोट करने के लिए अपनी असल जिंदगी को ले आए हैं। छावा के निर्देशक जो हैं लक्ष्मण उत्तेकर, वो भी क्लास में फर्स्ट आए इसलिए ज्ञान दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि यहाँ पर वफादारी कौन किससे कर रहा है। अगर हम ये ढूंढ रहे हैं कि गद्दार कौन है, तो हम ये भी समझें कि यहाँ वफादार कौन है। वफादार भी कोई कहीं किसी के प्रति नहीं है, सबको सिर्फ अपना पड़ा है, अपने ही प्रति बस है, मतलब सेल्फ सेंटर्ड है। वफादारी की तो बात ही नहीं है। अगर वफादारी और दोस्ती जैसी बातें होती तो अक्षय कुमार और परेश रावल वाली जो कंट्रोवर्सी सामने आई है वो नहीं आती।
भाई हाँ ना तो दोस्ती दिखती है ना वफादारी दिखती है। अब ये अलग बात है कि कल को ये लोग वो जो अक्षय कुमार का डायलॉग है, बहन डर गई, बहन डर गई, चलता है वैसे ही ये लोग उछलते हुए सामने आ जाए कि हमारा स्टंट काम कर गया, काम कर गया, तो पब्लिसिटी हो गई फिल्म की। कोई भरोसा नहीं है। देखिए अभी भी हमें उस चीज को मान के चलना चाहिए। मतलब हेरा फेरी तो 3 की भी अगर ऐसी पब्लिसिटी करनी पड़े तो मतलब एक तो इतना अच्छा उसका अ, एक वक्त रहा है, हेरा फेरी लोगों के दिमाग में रहा करती थी, हाँ कल्ट क्लासिक बिल्कुल। फिल्म। दूसरा मैं तो यहाँ जिक्र करूंगा, एक हमारे दर्शक हैं जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दिनेश विजन अब दूसरे करण जौहर बनते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अगस्त्य नंदा, नेमिका सरन, सिमर भाटिया, वीर पहाड़िया इन सबको लॉन्च किया है। तो क्या करण जौहर की गद्दी खतरे में है, जो पकड़ कर बैठे थे कि भाई मैं ही हूँ सारे नेपो किड्स को लॉन्च करने वाला। हालांकि इसमें कुछ नेपो किड्स नहीं भी हैं, वीर पहाड़िया को हम नेपो किड नहीं कह सकते क्योंकि पॉलिटिक्स नहीं, की लेकिन कहा गया उन्हें भी और उसकी खास वजह भी है। कहा जा सकता है, उन्हें प्रिविलेज्ड प्रिविलेज्ड है। है, बहुत प्रिविलेज्ड है, उनके बहुत सारे इंडस्ट्री में जैसे कनेक्शन है। और वो दिनेश विजान की कंपनी में वो असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करते रहे, वहीं उन्होंने फिल्म मेकिंग से जुड़ी हुई ट्रेनिंग वेनिंग ली है। तो वो तो खैर आने आने के पहले ही तय हो गया था कि उनको बनना एक्टर है, ये सब, ये तो एक हाँ, नहीं वो तो होता ही है ना, जो भी प्रिविलेज्ड होते हैं या जो बॉलीवुड के जो नेपो किड्स होते हैं ये यही करते हैं इन बिल्कुल। हाउसेस में जाके, कभी करण जौहर के यहाँ, कभी आदित्य चोपड़ा के यहाँ, हाँ अब हाँ दिनेश विजयन के यहाँ भी, है ना। तो ये सब जाके अपना ट्रेनिंग वेनिंग लेते रहते हैं। इनको ये है कि भाई भविष्य हमारा यहीं पर है। लेकिन हाँ देखिए बात तो सही है। शायद उसकी एक वजह ये भी है कि दिनेश विजान अगर अब लोगों को इस तरह से मौके दे रहे हैं, लोग वहां पर उनके मौके इस तरह से ढूंढ रहे हैं। करण जौहर की अब उस तरह से हैसियत तो नहीं रह गई है। जिस तरह की फिल्में उन्होंने एक के बाद एक बनाई, नेपो किड्स को लॉन्च किया, फ्लॉप हाँ हुए, और जिस तरह से आधी कंपनी बिक गई, तो अब वो कितना और लॉन्च करेंगे। हाँ। इस अब तरह उन्हें दिनेश विजान का लॉन्च होने की नौबत हाँ आ गई है उन्हें खुद को क्या लॉन्च करना पड़ रहा है, खुद को हाँ, लॉन्च करना पड़ रहा है। और सबसे अब बड़ी खुद को हार करण जौहर की हाँ जो हुई है वो ये हुई है कि जहां से वो बरसों से नजरें गड़ाए बैठे थे, जिन बच्चों को गोदी खिला रहे थे, वो बच्चे ही उनके गोदी से सरक लिए। मैं बात कर रहा हूँ सुहाना और जी आर्यन की, जिन बच्चों को गोदी हाँ हाँ खिलाया वो बच्चे ही बिल्कुल। सरक लिए। मतलब जहाँ, मतलब आप सोचिए ना कि एक एक वक्त ये था कि लोग कहते थे हाँ भाई आर्यन और सुहाना का लॉन्च तो भाई करण जौहर ही करेंगे और कौन करेगा, लेकिन दोनों की ही चाबी उनके हाथ में नहीं लगी। तो खबरें बहुत थी, करण जौहर बहुत डेस्परेट थे कि आर्यन को लेके फिल्म बनाएं, लॉन्च करें। लेकिन आर्यन खान के बारे में कहा जाता है कि भाई उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो पर्दे पर आए, वो हाँ पीछे रहकर काम करना चाहते थे राइटिंग और डायरेक्शन में। चलिए हो सकता है करण जौहर उसके लिए भी मान जाते, अपने ही बैनर से मौका देते। लेकिन फिर नेटफ्लिक्स जैसी जगह भी आ गई। अब नेटफ्लिक्स से भी तो करण जौहर का कंपटीशन है ना। अब बिल्कुल तो बिल्कुल। दरवाजे बहुत सारे खुल गए हैं। और जो दिनेश विजान की कंपनी है ये भी एक है, लोग जा रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, कुछ अच्छा सिनेमा भी बनाया है, और कुछ ये भी है कि एक इमेज भी बनाई है। और इमेज बनाने के लिए आपको बहुत सारी जोड़ तोड़ करना पड़ती, तो वो भी जोड़ तोड़ दिखाई दे रही है। ये अलग बात है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं इस समय उस बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे, खास तौर पे जो फिल्म ट्रेड के लोग हैं, जो बात बात पर नंबर लेकर आ जाते हैं। लेकिन दिनेश विजान की जब स्काई फोर्स आई थी और उस हाँ पर ये सारी बातें हो रही थी, और जब इसकी पोल खोली गई थी, तो जिस तरह से उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था कि भाई मैं जिन लोगों ने मेरी पोल खोली है उनको अपनी फिल्म देखने के लिए नहीं बुलाऊंगा, और नहीं बुलाया उन्होंने उसके बाद एक दो फिल्मों में, तो सारे ट्रेड जर्नलिस्ट चुप हो गए हैं। अब कोई नहीं लेके आ रहा है कि ये जो फिगर दे रहे हैं बाजार में अपनी फ्लॉप फिल्मों के भी बढ़ा चढ़ा के, कोई नंबर नहीं दे रहा है कि नहीं नहीं इसकी हकीकत तो ये है। सब खामोश हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे सिनेमा का जर्नलिज्म खत्म हुआ और ट्रेड के लोग मानते रहे कि नहीं हम तो सिनेमा के जर्नलिज्म से अलग हैं, हमारा तो ट्रेड का काम है। तो जी। जैसे फिल्म पत्रकार और मीडिया हाउसेस कभी जो विज्ञप्तियां छापा करते थे हाँ फिल्म हाँ के पीआर की भेजी हुई, वही लगभग अब ट्रेड वाले काम कर रहे हैं। तो दिनेश विजन उसको एक नई दिशा दे रहे हैं फिल्म ट्रेड को, मुझे ऐसा लगता है। वो अकेले ही जो है सब पर भारी पड़ गए हैं।
और यहाँ देखिए ना कि एक तरह से कलई भी बॉलीवुड की अब आम लोगों के सामने खुलती जा रही है। खुल मैं गई बिल्कुल। समझ सकता हूँ इस बात को कि अभी तक हमारे दर्शक इस बात को नहीं समझते होंगे कि आखिर फ्लॉप फिल्म्स का जश्न बॉलीवुड में क्यों मनता होगा, लेकिन आज उन्हें समझ में आ रहा होगा कि फ्लॉप फिल्म का भी जश्न मनता है, क्योंकि यहाँ सब एक दूसरे की टांग पकड़कर नीचे घसीटने में लगे हैं। ये नहीं समझते कि अगर अच्छा सिनेमा साल भर बनता रहेगा और लोगों की आदत में शुमार हो जाएगा महीने में 2 बार थिएटर आना, तो ये पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। लेकिन ये उस तरह से नहीं सोचते, इनको लगता है कि पूरे साल में जब मेरी पिक्चर आए बस वो चले और बाकी सबकी फ्लॉप हो जाए। तो ये तरीका होता नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री का भला तब होगा जब लोगों को थिएटर आने की आदत लगी रहेगी। लेकिन लोग अगर थिएटर जाने में सकुचाने लगे, हालांकि एक बहुत बड़ा हाथ इसमें मल्टीप्लेक्स का भी है, जिन्होंने 500-500 रुपए के टिकट और 1000-1000 रुपए के पॉपकॉर्न, तो उनका भी हाथ है इंडस्ट्री को किल करने में। लेकिन साथ ही साथ ऐसे लोगों का भी। और हुआ क्या है कि अब तो जो मल्टीप्लेक्स ओनर्स हैं वो फिल्म निर्माण में भी घुस गए हैं। अब वो फासला जो है वो खत्म हो गया है। अब यहाँ पर मामला ये है कि अब कौन क्लास में फर्स्ट आता है, बस वही जब सबको ज्ञान बांटेगा, बाकी सब स्टूपिड कहलाएंगे। देखिए बात वही है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री एक बगीचा है तो उस बगीचे में पूरी हरियाली होना चाहिए, हर पौधे पर फूल खिले होना चाहिए। ये नहीं है कि पूरा बगीचा तो सूखा पड़ा है और 4 में फूल लगे हैं तो लोग कहें कि नहीं नहीं देखो ये बगीचा जो है बड़ा इन 4 फूलों से 4 पौधों से ही आबाद है। 4 पौधों से वो आबाद नहीं, वो बर्बाद है। सच्चाई तो यही है। तो वो बर्बाद है, बॉलीवुड की बर्बादी सामने दिख रही है। उसके बाद भी आप सिर्फ 4 गिना के खड़े रखना चाहते, नहीं नहीं आप तो यही 4 देखिए, तो फिर भगवान ही मालिक है आपका, क्योंकि आप बाकी को सुधारने की और ठीक करने की कोई ना आपकी मंशा है उसमें और ना आपकी कोई कोशिशें उसमें दिखती है। तो पैरों पे तो आपने कुल्हाड़ी मार ही ली है, तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है। बाकी खत्म हुआ तो 4 भी कब तक चलते रहेंगे और 4 को आप कब तक गा के जो है दुनिया को भरमाते रहेंगे। लोग सब समझ चुके हैं। देखिए अभी वो स्थिति आ चुकी है। देखिए हम पिछले कम से कम चलिए पिछले 5 महीने, अब आज तो मई खत्म हो गया तो हम 5 महीने ले सकते हैं। इन 5 महीनों में एक पिक्चर चली है जिसका नाम छावा है, और कोई पिक्चर चली नहीं। दूसरा, आपने पुरानी फिल्में आप लेकर आए, तुझे मेरी कसम शायद चल गई थी ठीक ठाक, बाकी पुरानी अजय, हाँ अजय देवगन की जो फिल्म आई है अभी रेड 2 के बारे में भी है कि हाँ वो फिल्म चल गई है। हाँ वो चल गई है। तो मतलब कुल बारे में भी है जी। पुराना वाला मामला ही चल पा रहा है कि अगर कोई सीक्वल आया है, हाँ सीक्वल ही है वो, और क्या है, कुछ भी चल नहीं रहा है। 5 महीने में होते हैं 150 दिन, और 150 दिन से थिएटर लगभग खाली पड़े हैं, 1-2 फिल्मों को छोड़ दीजिए। तो स्थिति बहुत भयंकर होने वाली है। अब सेकंड हाफ कैसा जाएगा वो तो सेकंड हाफ जब आएगा तो पता चलेगा। हालांकि थोड़ा बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है इस समय फिलहाल, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ से तो बेटर लग रहा है सेकंड हाफ इस साल का जो दिखाई दे रहा है। अब आगे तो जब पिक्चरें आएंगी तो पता चलेगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हाउसफुल 5 जो है वो चलने ही वाली है, वो फ्लॉप नहीं होगी। तो हमने आज उसको आपके प्लेटफॉर्म पे दिन में डिस्कस किया ही था कि सिकंदर भी चलने ही वाली थी। हाँ सिकंदर भी चलने वाली थी। अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 भी चलने ही वाली थी। हाँ तो चलने वाली तो हर फिल्म ही होती है, हर फिल्म होती है। दूसरा ये है ना कि चलने वाली इन व्हाट सेंस, मतलब हम ये कह रहे हैं कि चलकर ब्लॉकबस्टर हो गई, या हमें उम्मीद ही नहीं थी एक दिन चलेगी वो 3 दिन चल गई। तो चलने वाली का भी तो होता है ना कि आप किस पैमाने से नाप रहे हैं चलने वाला क्या है। अगर एक पिक्चर 1 हफ्ते चल गई तो आप उसे चलने वाली कहेंगे, अगर एक पिक्चर बमुश्किल तमाम अपनी लागत वसूल कर गई तो आप उसे चलने वाली कहेंगे। तो वो है। और अभी इस समय अकाल पड़ा है, थिएटर में अकाल पड़ा है, और सबसे ज्यादा चिंता होती है उन लोगों को लेकर जो इसके भरोसे बैठे हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री में। देखिए सिर्फ हीरो हीरोइन और आप इनकी बात मत करिए, उनकी तो अपना इन्वेस्टमेंट करके निकल जाते हैं, लेकिन जो क्रू मेंबर्स हैं जिनके पास सिर्फ यही काम है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना, और जिस तरीके से तेजी से काम कम हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा वैरायटी हो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, हाँ तो बहुत ज्यादा वैरायटी हो ऐसा भी नहीं है। लोगों की हमेशा मारामारी है, बहुत लिमिटेड क्रू मेंबर्स होते हैं जिन पर पिक्चर टिकी होती, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके लिए भी एक संकट है, क्योंकि सिर्फ पर्दे पे देखने वाले
जो पीछे काम करते हैं उन पर भी संकट है। देखिए संकट तो है, इसको बड़े बड़े स्केल में देखना होगा। जैसे मैं कह रहा हूं ना, आप सिर्फ इंडिविजुअल होके नहीं देख सकते हैं कि करण जौहर सोच ले कि सिर्फ मेरी फिल्म चल जाए, लक्ष्मण उतेकर सोच ले मेरी फिल्म चल जाए, अनुराग कश्यप सोच ले मेरी फिल्म चल जाए। कायदे से आपको एक बड़ी तस्वीर देखना है, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि इन्होंने क्रिएटिव काम नहीं किया है। ये हमेशा नकल के भरोसे रहे हैं या रीमेक के भरोसे रहे हैं या एक दूसरे। अच्छा वो क्या बना रहे हैं, कितनी ऐसी फिल्में हैं जो एक प्रोडक्शन हाउस बनाता रहा है, फिर पता चला कि वैसी दूसरी फिल्म कोई और भी बनाने लगा है। ये इतिहास है, उसमें सब अपनी अपनी चीजों को छुपा के रखते हैं। कोई दोस्ती कोई मेल मिलाप यहाँ पर नहीं है, वो सिर्फ कहने की बातें हैं। और अब तो सारा एक्सपोज हो चुका है। जिस तरह की पॉलिटिक्स भी अब बॉलीवुड के अंदर दिखाई देने लगी है, तो वो सारा भाईचारा जो वो जो तस्वीर थी, एक मुखौटा लगा हुआ था, वो सारा कुछ जो है वो उतर चुका है। सबने देख लिया, दुनिया ने देख लिया है। तो इसलिए इनको बहुत कड़ी मेहनत करने की जरूरत है और ओवरऑल बदलने की जरूरत है। सिर्फ ऐसे नहीं चलेगा कि ठीक है हम ऊपर ऊपर बात कर लेंगे। इनको नीचे से सारी चीजें जिसकी हम बात करते हैं कि स्क्रिप्ट लेवल से बदलने की जरूरत, वहां से सबसे पहले तो खुद को ही जगाना होगा। ये सारे के सारे सोए हुए एक बेहोशी में चल रहे हैं। और जिन फिल्मों के चलने की आपने बात कही है कि भाई ठीक है कुछ फिल्में चली, इन फिल्मों को कैसे चलाया जा रहा है ये भी हम देखें। किस तरह से वो कलेक्शंस आ रहे हैं, कैसे शो डमी शोज की बात की थी, कैसे जो है वो दिखाया जाता है, किस तरह से प्रोड्यूसर या अब तो एक्टर भी जो है फेक टिकट फाड़ते हैं, किस तरह से फैन क्लब्स को भेजा जाता है। ये सारी चीजें खुल के आ चुकी हैं। इन बातों को बहुत ज्यादा मतलब दोहराएं, मतलब दर्शक जानते हैं ये सारी चीजें। तो किस तरह से ट्रेड भी मैनेज हो रहा है, सीधी सी बात है। ट्रेड भी मैनेज तो अब हाँ वो ट्रेड का क्या मतलब, आप कब फिगर देंगे? अब जो है प्रोड्यूसर जो बोल रहा वही सच है। तो पहले रिव्यू बिक जाते थे, करण जौहर बोल ही चुके हैं तो उस पर भी नहीं कहना। ट्रेड का भी मामला वही दिख रहा है, एक आध दो थोड़ा सा सही बात लाने की कोशिश हुई, उसके बाद फिर सारा ठंडा हो गया मामला। तो ओवरऑल जो है ना कि वो रेत में अपना सिर दे दो बस, और सोचो कि भाई सब तरफ तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत नहीं है, और हर आदमी अपनी क्लास में फर्स्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। करण जौहर भी अपनी क्लास में फर्स्ट है, जब उनको देना होता है ज्ञान वो दे देते हैं। आज लक्ष्मण उतेकर ने भी दे दिया, कल अनुराग कश्यप भी बोलेंगे। फिर इसके बाद ये पैन इंडिया की भी बात करेंगे। तो पैन इंडिया के भी झगड़े जो है हमको दिखने ही लगे, क्योंकि उनका प्रोफेशनल कल्चर अलग है, आपका प्रोफेशनल कल्चर अलग है, वो कहीं से कहीं मैच ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे में जब तक आप खुद को अंदर से नहीं बदलेंगे, अंदर से आपकी ये इच्छा नहीं होगी कि सचमुच हमको अच्छी फिल्म बनाना है, हमें प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, हमें सचमुच सिनेमा बनाना है, दर्शक के लिए बनाना है, उसको एंटरटेन भी करना है और उसकी भी बात करनी है, तब तक चीजें नहीं बदलेगी। तो अपने मुंह मियां मिट्टू बनते रहिए। देखिए आज गद्दार की बात चली है तो हम ये कहना चाहेंगे कि बॉलीवुड में सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं और गद्दारी हो रही है दर्शकों के साथ। आज अगर हम हाउसफुल 5 की भी बात कर लें, क्योंकि हाउसफुल 5 अब नेक्स्ट बिग रिलीज, सो कॉल्ड बिग रिलीज कहेंगे, जो दो तरह के एंड के साथ रिलीज हो रही है, वही अपने आप में इस बात का एग्जाम्पल है कि ये लोग अपनी कहानी को लेकर कन्विंस नहीं होते हैं। इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर इतने सारे लोगों को लेकर जो फिल्म बनाई है उसमें भी वो दो एंड रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता है कि कौन सा वाला ज्यादा चलेगा। और गनीमत यह है कि उन्होंने 2 की जगह 20 एंड नहीं रखे, क्योंकि वो तो 20 कलाकार हैं, तो 20 को बता सकते थे कि क्या है। कुल मिलाकर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कमी है कि अपनी कहानी से खुद ही कन्विंस नहीं होते, खुद ही इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं, और कहीं पर भी वो पैशन नहीं दिखता है सिनेमा के लिए। पैशन दिखता है पैसे कमाने के लिए, लेकिन वो समझ में नहीं आता। इसीलिए कई बार ये अलग अलग पेयरिंग उठा लेते हैं कि इसको इसके साथ ले लो, इसको इसके साथ ले लो, पिक्चर चल जाएगी। कुल मिलाकर देखिए, गद्दार कहने की भी जो नौबत आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप डिवोटेड नहीं है अपने क्राफ्ट के लिए, आप डेडिकेटेड नहीं है, और आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको करना क्या है। किसी से थिएटर कब्जा लो, ज्यादा आपको स्क्रीन मिल जाए, इससे पिक्चरें नहीं चलती। पिक्चरें चलती हैं तब जब आपकी कम स्क्रीन में भी रिलीज हो, लोग कहेंगे नहीं यार हमको ये फिल्म देखनी है, और लोगों की डिमांड पर आपको
थिएटर मिलने लगे और थिएटर भी कहे कि नहीं भाई इस फिल्म को तो लोग देखने आ रहे हैं, हम इसे लगाएंगे। वो जब तक नहीं समझेंगे तब तक यही बात होती रहेगी कि कौन मेरी फिल्म के फ्लॉप होने का जश्न मना रहा है, कौन कहेगा कि इंडस्ट्री बदल गई है, कोई कहेगा मैं गद्दारों से घिरा हूं। ये सारी बातें इसी तरफ लेकर जाती हैं कि असल में आप अपने काम के प्रति समर्पित नहीं हैं। बात वही है उज्जवल जी, जब एक उंगली आप सामने वाले पे उठाते हो तो हाँ। 4 उंगलियां आप पर उठती हैं। हाँ। और जब इतने सारे गद्दार हैं और सब एक दूसरे को गद्दार साबित करने और बताने में लगे हैं और खुद को तो पाक साफ बता रहे हैं, तो सवाल ये है कि इस इंडस्ट्री में गद्दारों का सरदार कौन है, इस पर भी काम होना चाहिए। ये बात भी निकल के आनी चाहिए। मुझे लगता है दर्शक सोचें इस बारे में कि जो सारी चीजें हमने बताई हैं उन्हें क्या लगता है कि मतलब ये जो चल रहा है एक दूसरे को पॉइंट आउट करना कि ये ऐसा वो वैसा, मैं तो अच्छा हूँ, मुझे समझ है, सब कुछ मैं जानता हूँ, सारा ज्ञान मेरे पास है, तो मैंने नहीं दर्शक बताएं उन्हें क्या लगता है। जी मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सही हूँ, मैं एकदम सही हूँ। मैं, उसको नहीं आता है, मुझे आता है फिल्म बनाना, उसको नहीं आता है। मुझे दर्शकों की समझ जो है उसका पूरा ख्याल है, नब्ज पे पकड़ है, उसकी पकड़ नहीं है नब्ज पे, उसको कुछ नहीं पता। मुझे फिल्म बनानी चाहिए, उसको किताब लिखनी चाहिए, ये सारी चीज। मुझे तो लग रहा है कि करण जौहर जो हैं, जो बार बार कह रहे हैं मैं गद्दारों से घिरा हूँ, तो वो तैयारी कर रहे हैं कि ना कहे कि मैं गद्दार हूँ। बोले मैं नहीं हूँ, मैं तो खुद ही घिरा हुआ हूँ गद्दारों से। ये सर, मुझे लगता है बहुत अच्छा डिस्कशन हमारा रहा और दर्शकों को भी समझ में आया होगा कि हम किस तरफ उनको ले जाना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे। और दर्शकों के लिए भी सवाल छोड़कर जा रहा हूँ कि आपको क्या लगता है ये गद्दार की बातें बॉलीवुड में कब खत्म होंगी, और क्या आपको लगता है वाकई ये गद्दारी दर्शकों के साथ हो रही है, कम से कम उन दर्शकों के साथ जो वाकई अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं और उस इंतजार में बैठे रहते हैं, बेचारे कुछ कर नहीं सकते, इंतजार ही कर सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं। कुछ होता है तो वो फिर जाके OTT पे दूसरी फिल्में देख लेते हैं, दूसरा कंटेंट देख लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्शक हमारे जो इस देश के हैं वो सफर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी और सभी दर्शकों का भी इस बातचीत में भाग लेने के लिए। और आप लोग इस पर अपनी जो भी राय रखते हैं उसको इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। शुक्रिया उज्जवल जी, शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट।